नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ TV9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और इस दूसरी लिस्ट में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 72 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने टिकट दिया है। नितिन गडकरी नागपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पीयूष गोयल को उत्तर मुंबई से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा चिराग पासवान हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिहार में एनडीए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है, ये चिराग पासवान ने कहा है। इसके अलावा पशुपति पारस को राज्यपाल का ऑफर दिया गया है। उधर बिहार में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिद्धू ने उम्मीदवार बनने से इनकार किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी के खिलाफ चुनाव मैदान में उनको कांग्रेस उतारना चाहती थी। चुनाव आचार संहिता से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर रखने को मंजूरी दी गई है। मुंबई के 8 लोकल रेलवे स्टेशन के नाम भी बदले गए। उधर एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। डेटा जल्द सबके सामने रखेंगे, ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है। 15 मार्च की शाम तक डेटा वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। एक बड़ी खबर यूपी से आई। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 36 साल पहले फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में यह फैसला आया है कोर्ट का। उधर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 8 बजे आए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। और ब्रेकिंग न्यूज के बाद आइए आपको बताते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें लेकर आए हैं हम फिक्र आपकी में, और कैसे ये जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में आज से चिप क्रांति शुरू हो चुकी है। चीन इससे कैसे तिलमिलाया, ये बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर, रूस में चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी क्यों दी। चौथी खबर, क्या आपको मालूम है कई शहरों में कैंसर की नकली दवा बेची जा रही थी। इन जालसाजों को फांसी की सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए। और पांचवी खबर, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है। किसका टिकट कटा, किस पर भरोसा जताया, कौन से बड़े नाम हैं, इंडिया गुट को कैसी चुनौती देगी ये लिस्ट, ये पूरी डिटेल आपको देंगे। खबर चीन के खिलाफ चिप वाली क्रांति की। ये खबर हमारी और आपकी जिंदगी में होने वाली क्रांतिकारी परिवर्तन से जुड़ी है। पीएम मोदी ने आज देश में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स की नींव रखी। प्लांट्स में अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर चिप की असेंबलिंग होगी, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग होगी। 2026 तक देश में चिप का निर्माण भी होगा। इसके मायने क्या हैं, ये समझिए। आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं उसमें चिप का इस्तेमाल होता है। आपके टेलीविजन पर जिस पर आप ये न्यूज देख रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, गाड़ियां, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सब चिप के बिना बेकार हैं। आज पीएम मोदी ने इसी चिप के मोर्चे पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का ऐलान कर दिया। आने वाले कुछ सालों में भारत सेमीकंडक्टर का हब बनेगा। इस क्षेत्र में दबदबा रखने वाले चीन, ताइवान, कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ देगा। यानी ये चिप क्रांति विकसित भारत के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगी। रिमोट के बटन के माध्यम से तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज का शिलान्यास कर पीएम मोदी ने इंडिया टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाया। भारत को चिप के मोर्चे पर महाशक्ति बनाने के मिशन की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी ने लगभग 1.25 लाख करोड़ के 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स का शिलान्यास किया। असम के मोरी गांव में 1 और गुजरात के धौलेरा और सालंद में 2 प्लांट स्थापित होंगे। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड यानी TEPL गुजरात के धुलेरा में अपना सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट खोलेगी। यहां 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यहां फिलहाल 28 नैनोमीटर का चिप बनाया जाएगा। यह प्लांट से पहली सेमीकंडक्टर चिप 2026 तक तैयार होने की संभावना है। गुजरात के सालंद में CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड अपना सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेगी। इसका कुल निवेश करीब 7,500 करोड़ रुपए होगा। वहीं असम के मोरी गांव में जो प्लांट स्थापित होगा उसकी लागत 27,000 करोड़ है।
पीएम मोदी ने कहा है कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। 20वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पिछले महीने ही केंद्रीय कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी थी। तो सेमीकंडक्टर चिप क्या होती है, इसे आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए हमने एक रिसर्च की है। सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का बेहद अहम हिस्सा है। यह चिप इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मेमोरी को ऑपरेट करने का काम करती है। इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बन नहीं सकता। अब इस चिप की जरूरत कहां होती है वो भी समझिए। मोबाइल फोन, टेलीविजन, स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, ड्रोन से लेकर एविएशन सेक्टर तक हर इंडस्ट्री में चिप का इस्तेमाल होता है। चिप के बिना यह इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी। सोचिए, जब यह चिप मेड इन इंडिया होगी तो भारत भी आर्थिक महाशक्ति होगा। चुनावी साल है और ऐसे में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट वाले फैसले को युवा वोट बैंक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 3 सेमीकंडक्टर प्लांट देश में एडवांस टेक्नोलॉजी वाली 20,000 जॉब क्रिएट करेंगे। इसके अलावा ये 3 सेमीकंडक्टर प्लांट करीब 60,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेंगे। भारत का यह कदम चीन के लिए कैसे झटका साबित होगा, अब यह बताते हैं। मौजूदा वक्त में कैलिफोर्निया में सेमीकंडक्टर लॉबी संगठन SEMI के आंकड़ों के अनुसार इस इंडस्ट्री में साउथ कोरिया की 25% हिस्सेदारी है, ताइवान की 22% और चीन की भी 22% हिस्सेदारी है। इसके अलावा जापान का शेयर 13% है। सख्त कोविड प्रतिबंधों की वजह से चीन में चिप मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई कंपनियां भारत को विकल्प के तौर पर देख रही हैं। भारत के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर और ग्लोबल पावर बनने का यही मौका है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि भारत ने $10 अरब का प्रोत्साहन पैकेज दिया है। इससे कंपनियां ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में नए फैब और यूनिट स्थापित करने के लिए आकर्षित होंगी। भारत तेजी से बढ़ते सेमीकंडक्टर विनिर्माण में मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन का विस्तार करना चाहता है। मोदी सरकार ने माइक्रॉन और टाटा समेत 4 कंपनियों को 76,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी दिया है। भारत खुद को चीन के स्थान पर एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद टेक सेक्टर के रूप में पेश कर रहा है। अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि आने वाले समय में भारत इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली चिप का निर्माण करेगा। टाटा का इस प्लांट में ATM से जो चिप्स बनेगी, वो चिप्स सबसे बड़ा फोकस उसमें रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर। अमेरिका, यूरोप, जापान, भारत, इन सब में जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे, जिस तरह की ऑटोमोबाइल बनेगी, उन सब में वो चिप्स जाएगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन ताइवान, चीन अमेरिका के बीच टकराव है। ऐसे में भारत ही निवेश के लिए सुरक्षित विकल्प के तौर पर उभर रहा है। और भारत की चिप क्रांति के बाद अब खबर पुतिन की परमाणु धमकी से जुड़ी हुई। हमारी अगली कवर स्टोरी, चुनाव से पहले परमाणु तबाही। जी हां, क्या पुतिन परमाणु बम फोड़ने वाले? यह बड़ा सवाल फिर खड़ा हो गया है। रूस में 15 से 17 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इसमें पुतिन को 6 साल का अगला कार्यकाल मिलने की पूरी संभावना है। और इसी बीच उन्होंने अपने परमाणु प्लान को लेकर 3 संकेत दिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रूस परमाणु अटैक के लिए तैयार है। एक सीक्रेट फाइल के हवाले से कहा जा रहा है कि पुतिन तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हैं।
स्पुतनिक से बातचीत में पुतिन ने रूस की एवंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम लिया और कहा कि इसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आखिर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है? चुनाव से ठीक पहले पुतिन को यह संकेत क्यों देने पड़े? वो परमाणु युद्ध चाहते हैं या फिर प्लान कुछ और है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध की आग और भड़कने वाली है? क्या इस जंग की चपेट में अब पूरी दुनिया झुलसेगी? पुतिन के तेवर से तो अब ऐसा ही लग रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को अमेरिका को परमाणु हमले की चेतावनी दी। उन्होंने रूसी न्यूज एजेंसी RIA को दिए इंटरव्यू में यह धमकी दी। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या रूस परमाणु जंग के लिए तैयार है। पुतिन ने रूस की सुरक्षा का हवाला देते हुए जवाब दिया, हम फिलहाल परमाणु युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। अमेरिका ने रूस या यूक्रेन में अपने सैनिक भेजे तो रूस इस कदम को हस्तक्षेप के रूप में लेगा। पुतिन ने सीधे सीधे परमाणु हमले की बात नहीं की, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया। इसी इंटरव्यू में पुतिन ने आगे कहा, हमारे पास परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लिए ही मौजूद है। अगर रूस पर परमाणु या दूसरे ऐसे हथियारों से हमला किया गया तो रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने परमाणु प्लान पर तब बोला जब यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी उनके नाटो विनाश का ब्लूप्रिंट लीक करने का दावा किया है। इस सीक्रेट फाइल के मुताबिक पुतिन ने नाटो पर हमले और तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर ली है, जिसके लिए 5 स्टेप का प्लान तैयार है। माना जा रहा है कि यूक्रेन में नाटो सेना को उतारना इस विनाश का ट्रिगर पॉइंट होगा। इस दस्तावेज पर पुतिन की मोहर भी लग चुकी है। पुतिन के समर्थक दावा कर रहे हैं कि 4 नाटो देश सीधे सीधे परमाणु टारगेट पर हैं। इनके नाम फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन है। पुतिन नाटो पर यूं ही नहीं भड़के। दरअसल पिछले महीने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नाटो देशों को यूक्रेन में अपनी सेना उतारने की सलाह दी थी। मैक्रो की इस सलाह पर नाटो सदस्यों में ही फूट पड़ गई है। अमेरिका, जर्मनी और यूके ने सीधे तौर पर फ्रांस के इस आइडिया को खारिज कर दिया। हालांकि पुतिन पश्चिमी देशों के किसी भी मूव को हल्के में नहीं ले रहे। रूसी मीडिया से बातचीत में उन्होंने अमेरिका को अपनी एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की भी धमकी दी। उन्होंने दावा किया कि यूएस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसके आगे कहीं नहीं ठहरते। किंजल और जिरकॉन के बाद यह रूस की सबसे घातक मिसाइल है। एवनगार्ड मैक 27 की स्पीड वाली मिसाइल है। रूस के मुताबिक इसकी रफ्तार 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। और हाल ही में खबर आई थी कि रूस के ऊपर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पुतिन की इन धमकियों के पीछे एक और वजह बताई जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले यूक्रेन के मोर्चे पर पुतिन के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि मंगलवार को कीव समर्थक लड़ाकों ने दक्षिणी रूस के कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया। कल ही हमने आपको दिखाया था कि रूस का भारी भरकम ताकतवर मालवाहक विमान IL-76 क्रैश हो गया। रूसी सेना के ताकतवर एक और सुखोई 27 को यूक्रेन ने मार गिराया। वोटिंग से पहले पुतिन को झटके पर झटके लग रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को 2 साल हो चुके हैं और इस दौरान यह पहली बार नहीं है जब पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी दी है। इससे पहले 24 फरवरी 2022 यानी वो तारीख जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब पुतिन ने कहा था कि रूस परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इस तरह से उन्होंने उसी साल अलग अलग मौकों पर 5 बार परमाणु बम गिराने की चेतावनी दी। 2023 में 3 बार उन्होंने परमाणु हमले की धमकी दी। इस साल जब रूस में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तब फरवरी में 2 बार और इस महीने 1 बार अपनी परमाणु ताकत का जिक्र कर चुके हैं। यानी 2 साल में वो अब तक 11 बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। आज की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर। 2 मार्च को पहली सूची के 11 दिन बाद बीजेपी ने आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। किसका टिकट कटा है, किस पर भरोसा जताया गया है, अब आगे हम आपको यह बताने वाले हैं।
इस सूची में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ 72 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। दूसरी सूची में जिन बड़े दिग्गजों को टिकट मिला है उनमें कल सीएम पद छोड़ने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हैं, जिन्हें करनाल से उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट मिला है। पीयूष गोयल उत्तर मुंबई से उम्मीदवार बने हैं। अनुराग ठाकुर को हिमाचल के हमीरपुर से टिकट मिला है। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र की बीड सीट से चुनाव लड़ेंगी और बड़ी बात यह है कि बीड सीट से पिछली बार पंकजा मुंडे की छोटी बहन प्रीतम मुंडे सांसद थी, यानी प्रीतम मुंडे का टिकट काटकर पंकजा को उतारा गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या दक्षिणी बेंगलुरु से चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए अशोक तंवर को पार्टी ने हरियाणा के सिरसा से मैदान में उतारा है। तो बीजेपी की इस दूसरी सूची में कई पुराने उम्मीदवारों के टिकट कट गए। इनमें सबसे पहला नाम पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर का है, जिनकी जगह पर बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है, जो दिल्ली यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हंसराज हंस का टिकट काटकर योगेंद्र चंदेलिया को मैदान में उतारा गया है, यह भी दिल्ली यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं। हरिद्वार से पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट कट गया है और उनके बदले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। मैसूर सीट से प्रताप सिम्हा का टिकट कटा है। प्रताप सिम्हा वही हैं जिनके लेटर हेड पर संसद स्मोक कांड के आरोपी अंदर गए थे। इनके बदले मैसूर से यदुवीर कृष्ण दत्त को टिकट मिला है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बड़ी बातें क्या हैं, चलिए इसे देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। पीयूष गोयल उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल से चुनाव लड़ाया जा रहा है। वो कल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। आज ही उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बी.वाई. राघवेंद्र को शिमोगा से टिकट दिया गया है। बी.वाई. राघवेंद्र कर्नाटक के पूर्व सीएम और कद्दावर लिंगायत बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई को हावेरी सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। कर्नाटक बीजेपी की बड़ी महिला नेता शोभा करंदलाजे की सीट बदल दी गई है। उन्हें चिकमंगलूर की जगह बेंगलुरु से चुनाव लड़ाया जा रहा है। बीजेपी मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से टिकट मिला है। केंद्रीय मंत्री दर्शनाबेन जरदोस का टिकट काटा गया है। वो लगातार तीसरी बार सूरत से सांसद हैं, उनकी जगह किसी और को टिकट दिया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में सबसे ज्यादा दिल्ली के नामों ने चौंकाया। यहां बीजेपी ने अपने मौजूदा 6 सांसदों का टिकट काट दिया। 7 तो यहां पर सीटें। सिर्फ मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से रिपीट किया गया। मैं आपको बिग वॉल पर दिल्ली का पूरा गणित दिखाता हूं। देखिए, ये है वो दिल्ली के नाम। 6 सांसदों का टिकट कटा है। ये तीनों नए नाम है। देखिए, हर्ष मल्होत्रा नया चेहरा पूर्वी दिल्ली गौतम गंभीर का टिकट काटकर। कंवलजीत सहरावत नया चेहरा पश्चिमी दिल्ली, यहां पर इनका टिकट काट दिया, इनको टिकट दिया गया प्रवेश वर्मा को टिकट काटकर। योगेंद्र चंदेलिया नया चेहरा उत्तरी पश्चिमी दिल्ली हंसराज हंस का टिकट काटकर। तो ये 3 नए चेहरे। इसके अलावा आपको और दिखाते हैं। बांसुरी स्वराज जो मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर इनको नई दिल्ली से टिकट दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी। प्रवीण खंडेलवाल व्यापारियों का एक बड़ा चेहरा, नया हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर इनको चांदनी चौक से टिकट दिया गया है। रामवीर सिंह बिधूड़ी नया चेहरा दक्षिणी दिल्ली, रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर इनको टिकट दिया गया है। कौन रिपीट हुआ है? केवल और केवल मनोज तिवारी, जिनको उत्तर पूर्वी दिल्ली से रिपीट किया गया है। यह है दिल्ली के टिकट का हिसाब किताब बीजेपी का। और उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया से हमने थोड़ी देर पहले इसी पर खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पार्टी ने मुझे जितना मैं हूं उससे कई गुना मुझे पार्टी ने दिया है। मेरी कई पुश्तें इस ऋण को नहीं उतार सकती कि मेरा जैसा व्यक्ति भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। पार्षद का, एमएलए का वोट होता है। 7 लोगों को चयन करने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने, हम तीनों महामंत्रियों पर पार्टी ने जो विश्वास किया है, हम तीनों अलग अलग क्षेत्र के अंदर हम मेयर रहे हैं और पार्टी ने जो हमें भेजा है, मैं योगेंद्र चंदोलिया नहीं, कमल का फूल बनकर अपने क्षेत्र में जाऊंगा। तो पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है। उन्होंने टिकट मिलने के बाद क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। हमारी पार्टी की परिपाटी है। हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता में इतनी ताकत होती है, इतने गट्स होते हैं कि शीर्ष नेतृत्व उनको जहां बिठाता है वो उस रोल में कामयाब होते हैं।
क्या चुनौतियां मानते हैं? पहली बार जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस में चुनाव लड़ रही है, पूर्वी दिल्ली से आपने दलित उम्मीदवार उतारा, कुछ चुनौती मानते हैं आप? मैं नहीं समझता कोई चुनौती है। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने और उनकी सरकार ने जो हर समाज के लिए काम किया है, जिसमें दलित समाज के लिए भी बहुत काम किया है, दलित समाज हाथों हाथ मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। तो 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में महाराष्ट्र के 20 नाम शामिल हैं। लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम है। उन्हें नागपुर से फिर मैदान में उतारा गया है। पहले लिस्ट में उनका नाम नहीं आने के बाद महाराष्ट्र में काफी बयानबाजी हुई थी। उद्धव ठाकरे ने तो नितिन गडकरी को अपनी पार्टी में आने तक का न्योता दे दिया था। महाराष्ट्र की बीड सीट से पंकजा मुंडे को टिकट मिला है। पंकजा मुंडे बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। वो महाराष्ट्र में मंत्री रह चुकी हैं। पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता हैं, लेकिन उन्हें उत्तर मुंबई से चुनाव लड़वा रही है बीजेपी। सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता हैं। वो एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री हैं। अब तक राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे। मुनगंटीवार को चंद्रपुर से मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही बीजेपी की दूसरी सूची के बाद किन किन सीटों पर दिग्गजों के बीच अब टक्कर होगी, वो भी आपको बताते हैं। उत्तराखंड की गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी और कांग्रेस के गणेश गौदियाल के बीच मुकाबला होगा। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ और बीजेपी से विवेक बंटी साहू के बीच टक्कर होगी। बेंगलुरु ग्रामीण सीट पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश और बीजेपी की तरफ से सीएन मंजूनाथ के बीच मुकाबला तय हो चुका है। तो बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की तो कांग्रेस ने महिलाओं को लुभाने के लिए वादों का पिटारा खोल दिया। महिलाओं के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिलाओं के लिए नारी न्याय गारंटी की घोषणा की। कांग्रेस का वादा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं के लिए 5 बड़ी योजनाएं लागू की जाएंगी। नारी न्याय गारंटी के तहत कांग्रेस ने महिलाओं से 5 बड़े वादे किए। इनमें महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले छात्रावास शामिल है। महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवार की हर एक महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए की मदद का वादा किया गया है। आधी आबादी पूरा हक गारंटी के तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी देने का वादा है। शक्ति का सम्मान योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार की तरफ से 2 गुना योगदान करने का वादा है। अधिकार मैत्री योजना के तहत हर पंचायत में अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। और इसी तरह सावित्रीबाई फुले छात्रावास गारंटी के तहत देश के सभी जिला मुख्यालयों में एक कामकाजी महिला हॉस्टल बनाने का वादा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारी न्याय गारंटी का ऐलान किया और फिर मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। खड़गे ने कहा कि महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति हुई है और उनका इस्तेमाल वोट के लिए किया गया है। खड़गे ने कहा कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती, कांग्रेस का मैनिफेस्टो वादे पूरा होने की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। इसके पहले हमने भागीदारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय घोषित की है और ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारी गारंटी खोखले वायदे और जुमले नहीं होते। हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है। ये हमारा 1926 से अब तक का रिकॉर्ड है। तो देश में कुल 97 करोड़ मतदाताओं में महिला वोटर्स की तादाद 47 करोड़ है। नारी न्याय गारंटी के जरिए कांग्रेस की नजर देश के इन्हीं महिला वोटर्स पर है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए गारंटी तो दे दी, बीजेपी ने दक्षिण में उधर बड़ा दांव खेल दिया। बीजेपी ने इस बार 400 पार का लक्ष्य तय किया है। लक्ष्य को पाने के लिए 129 सीटों वाले दक्षिण के किले को जीतना जरूरी है और इसी के तहत कल मोदी सरकार ने हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। 2 पन्नों के इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, पहले ये जान लेते हैं। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक हैदराबाद को 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के 13 महीने तक आजादी नहीं मिली और यह निजाम के शासन के अधीन था।
ये क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त हो गया, जबकि क्षेत्र के लोगों की मांग रही कि 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाए। हैदराबाद को मुक्त कराने वाले शहीदों की याद में और युवाओं के मन में देशभक्ति की लौ जगाने के लिए भारत सरकार ने 17 सितंबर को हर वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पोस्ट में इसे ऐतिहासिक दिन बताया। एक्स पर उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट के शहीदों के सम्मान में हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने निजाम के बर्बर शासन से मुक्ति दिलाकर हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाने के लिए बलिदान दिया। तो कल अधिसूचना जारी हुई और कल गृह मंत्री अमित शाह खुद हैदराबाद में थे। वो बीजेपी के विजय संकल्प सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद में श्री भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। हैदराबाद में उनका भाषण भी हुआ। हैदराबाद हमेशा से बीजेपी की सियासत का केंद्र रहा है। बीजेपी इसका नाम बदलकर भाग्यनगर करने की मांग बरसों से उठा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद को भाग्यनगर कह चुके हैं। मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए थे। अब चुनावी मौसम में सरकार के नोटिफिकेशन पर सियासत भी शुरू हो गई है। 17 सितंबर को हैदराबाद को आज़ादी की याद में लिबरेशन डे मनाने का जो घोषणा हुई थी वो स्वागत योग्य है। हर 17 सितंबर को उन शहीदों को याद करना, उन वीरों को याद करना और उस त्रासदी को याद करना हर भारतीय का फर्ज है। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने 17 सितंबर को लिबरेशन डे मनाकर उन वीरों की शहादत को भी याद किया है और हैदराबाद के विजय को भी जिंदा रखा। तो 1948 में 17 सितंबर को हैदराबाद निजाम के शासन से मुक्त हुआ, जिसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। भारत में हैदराबाद का विलय कैसे हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये आपको बताते हैं। 17 सितंबर 1948 इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख जब हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान आसिफ का घमंड चूर हो गया और भारत के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। उन्हें हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के लिए मानना पड़ा, लेकिन हैदराबाद का विलय कराने के लिए हिंदुस्तान को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। हैदराबाद के निजाम चाहते थे कि उसकी रियासत आजाद रहे। दरअसल हैदराबाद रियासत में निजाम और वरिष्ठ पदों पर मुस्लिम धर्म के लोग थे, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या करीब 85% थी। बहुसंख्यक आबादी भारत से विलय के पक्ष में थी, लेकिन निजाम किसी कीमत पर हैदराबाद का विलय नहीं चाहते थे। बाद में इसके लिए पाकिस्तान से भी संपर्क साधा गया, जिसकी भनक तब के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगी। उन्होंने तुरंत ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई कर उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया। इसके 4 दिन बाद 17 सितंबर 1948 को निजाम ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस तरह आजादी मिलने के 1 साल बाद आखिरकार हैदराबाद का भारत में विलय हो पाया। पाकिस्तान भी उसे नहीं बचा पाया। दुनिया पर मंडराते परमाणु खतरे की बात हमने आपको बताई। हमने आपको बताया कि कैसे यहां पर अब हैदराबाद मुक्ति दिवस को लेकर जो पॉलिटिक्स चली आ रही थी वो अब कहां पर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन अब जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारे आपके हर किसी के जीवन से जुड़ा है, वो एक बड़ा खतरा कैसे सामने आया है, कैसे नकली दवा का धंधा और मौत की सजा, ये आप देखिए। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोचिए किसी परिवार का कोई सदस्य कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा हो और डॉक्टर ने मरीज की जान बचाने के लिए महंगी दवा और महंगे इंजेक्शन लगाने को कहा। अब सोच कर देखिए, मरीज को जो इंजेक्शन या दवा असली समझकर दिए जा रहे हैं, जिस पर भरोसा है कि इससे मरीज को आराम मिलेगा, वो अगर नकली निकल जाए तो क्या होगा। ये सोचकर ही घबराहट होती है। पर यह कोई कल्पना नहीं है, ना ही कोई फिल्मी कहानी है। दिल्ली के मोती नगर इलाके में किराए के 2 फ्लैट पर मौत का यही कारोबार चल रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब मोती नगर की डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स सोसाइटी के 2 फ्लैट पर छापे मारे तो चौंक गई। फ्लैट के अंदर कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 4 करोड़ रुपए कीमत की नकली दवाएं मिली।
बरामद नकली दवाओं में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला कीमोथेरेपी का इंजेक्शन था, जिसकी बाजार में कीमत 1,97,000 रुपए है। जी हां, कीमोथेरेपी का इंजेक्शन जिसकी कीमत 1,97,000 रुपए। लेकिन नकली दवा के धंधेबाजों ने असली बोतल में कैंसर को ठीक करने वाली दवा की जगह 100 रुपए की एंटी फंगल दवा भर रखी थी। यह गिरोह ब्रांडेड कंपनियों की दवा की खाली शीशियों में कैंसर की लाइफ सेविंग दवा की जगह नकली दवा भर रहे थे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये 7 लोग उस रैकेट का हिस्सा हैं जो असली बोतल में नकली दवा भरकर बाजार में सप्लाई कर रहा था। कैंसर की नकली दवाइयां बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। दिल्ली के मोती नगर स्थित डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स सोसाइटी के उन 2 फ्लैटों में जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम ने रेड की और वहां से मास्टरमाइंड विफिल जैन को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली के मोती नगर की डीएलएफ कैपिटल ग्रीन्स सोसाइटी के 2 फ्लैट को बाकायदा लैब बनाया गया था। मौत के सौदागर ब्रांडेड कंपनियों की दवा की खाली शीशी को 5,000 रुपए में खरीदते थे। खाली शीशी में 100 रुपए की नकली दवा भरी जाती थी, फिर इन्हें मेडिकल शॉप में पहुंचा दिया जाता था, जहां इन्हें 1 से 3 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। जानलेवा नकली दवा के इस रैकेट का सरगना विफिल जैन है, जो यूपी के बागपत का रहने वाला है। वो 10वीं तक भी पढ़ाई नहीं कर पाया। उसने मेडिकल स्टोर पर काम करना शुरू किया। बाद में वो होलसेल मार्केट से लोकल मार्केट में दवा सप्लाई करने लगा। ये काम करते करते उसे नकली दवा की सप्लाई का आइडिया आया। क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक प्रवेश भी है, जो कि रोहिणी के सेक्टर 6 में ये फार्मेसी की दुकान चलाता था, डॉक्टर्स फार्मेसी। इसी जगह से खाली शीशियां सप्लाई की जाती थी विफिल जैन को, जो कि मोती नगर के डीएलएफ सोसाइटी में वहां पर नकली दवाइयां भरने का काम होता था। कुछ साल में ही विफिल जैन ने मौत के धंधे का पूरा नेटवर्क बना लिया। उसने अपने गिरोह में मेडिकल शॉप चलाने वाले और हॉस्पिटल के कर्मचारियों को शामिल किया। सूरज शात नाम का आरोपी नकली दवा की पैकेजिंग का काम करता था। आरोपी नीरज चौहान लोगों को कम कीमत पर दवा दिलाने को राजी करता। आरोपी तुषार कैंसर की नकली दवाओं को कस्टमर तक पहुंचाता था। आरोपी परवेज कैंसर अस्पताल के पास मेडिकल स्टोर चलाता था। काले कारोबार में दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर अस्पताल के 2 फार्मासिस्ट कोमल तिवारी और अभिनय कोहली भी शामिल थे। हैरानी की बात है कि ये दोनों कर्मचारी लंबे वक्त से मौत बांटने वाले धंधे का हिस्सा थे, पर नामी अस्पताल को इसकी भनक तक नहीं लगी। If somebody is involved in some activity outside the hospital, it's not at all, in agreement that the hospital is in agreement with that. Of course, we have dissociated totally with these people who have been detected. आरोपी परवेज की डॉक्टर्स फार्मेसी राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर स्थित है। चौंकाने वाली बात यह है कि राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के तौर पर काम करने वाला कोमल तिवारी डॉक्टर्स फार्मेसी में पार्टनर भी था। हॉस्पिटल से ब्रांडेड कंपनियों की खाली बोतलें चोरी छिपे बाहर ले जाई जाती थी और फिर इसमें पानी भरकर उन्हें महंगे दाम पर मेडिकल शॉप में पहुंचा दिया जाता था। तो मौत की दवा बांटने का यह कारोबार देश के दूर दराज इलाके में नहीं, बल्कि राजधानी दिल्ली में चल रहा था। इस जानलेवा रैकेट की हर डिटेल चौंकाने वाली। मोती नगर के 2 फ्लैट से चल रहा रैकेट 7 विदेशी और 2 भारतीय ब्रांड के नाम से नकली दवा सप्लाई कर रहा था। पुलिस को फ्लैट में 3 कैप सीलिंग मशीनें, एक हीट गन मशीन, बड़ी संख्या में बड़ी दवा कंपनियों की खाली शीशियां और पैकेजिंग का दूसरा सामान मिला। नकली दवा बेचकर मास्टरमाइंड विफिल जैन करोड़ों रुपए कमा रहा था। लेकिन उन परिवारों के बारे में सोचिए, उन मरीजों के बारे में सोचिए जिन्हें इस गिरोह के बनाए इंजेक्शन लगाए गए थे, और न जाने उन्होंने कहां से, किससे उधार लेकर, क्या बेचकर उस इंजेक्शन के लिए पैसा जुटाया होगा। कैंसर में ये
ये और भी खतरनाक है, क्योंकि कैंसर के ना टाइम ड्यूरेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपने नकली दवा लगाई, टाइम बढ़ता गया, कैंसर बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा। तो पेशेंट को ना रिलीफ मिल रहा है, उसका पैसा भी खर्च हो रहा है और उसकी बॉडी भी वीक हो रही है क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। अगर हमको कोई दवाई बहुत सस्ती बाहर मिल रही है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये नकली तो नहीं है, ठीक है। और ऑथेंटिक हॉस्पिटल की दवाइयाँ जो है, हम इसीलिए इंसिस्ट करते हैं कि आप हॉस्पिटल की फार्मेसी से दवाई लें, बिकॉज हमें उनकी सेफ्टी का पता है, तो उनकी जेन्युइनिटी का पता है, उनकी प्योरिटी और उनकी क्वालिटी का पता होगा। देखिए, मैक्सिमम पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो सिर्फ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात आती है। जहां तक आप 420 की बात करते हैं 10 साल तक की सज़ा है। आप 468 की बात करते हैं, उसके अंदर भी 10 साल की सज़ा है। तो इस तरीके की जो सजाएं हैं वो सज़ा उसमें है, लेकिन जो मैक्सिमम पनिशमेंट जो मिलती है वो आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, ऐसे मामलों में स्पेशली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ही प्रोविज़न में दिया गया है। आपने कभी दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पताल देखे हैं? वहां पर वो भीड़ देखी है जहां पर देश भर से मरीज आते हैं इस उम्मीद में कि यहां उनका सही इलाज हो जाएगा। और सोचिए वहां पर उन लोगों से बिफिल जैन जैसे लोग टकरा जाएं और उनको इस तरह का इंजेक्शन दें। सोचिए क्या होगा उस शख्स का जो भरोसा कर रहा होगा कि इस इंजेक्शन से मेरा घर वाला, मेरा पति, मेरे भाई, मेरे पिता ठीक हो जाएंगे, और उनको उस इंजेक्शन में फंगल की दवा दी जा रही। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्या मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। दरअसल कानून में नकली दवा बनाने वालों के लिए अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। नकली दवा के धंधेबाज इसी का फायदा उठा रहे हैं। नकली दवा का यह खेल लोगों की जान की कीमत पर चल रहा था। सोचिए, कोई मरीज ये सोचकर दवा ले रहा था कि उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, और ऐसी वैसी नहीं, कैंसर जैसी बीमारी, लेकिन नकली दवा उसे ठीक करने की जगह और मार रही थी। कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं इसमें। पहला सवाल, क्या नकली दवा को लेकर कानून में और सख्त प्रावधान नहीं होने चाहिए? दूसरा सवाल, क्या नकली दवा बनाने वालों को मौत की सजा मिलनी चाहिए? और तीसरा सवाल, क्या नकली दवा के जरिए चुपचाप लोगों की हत्या करने वाले ऐसे लोगों पर दफा 302 की धारा नहीं लगनी चाहिए? बाजार में नकली दवा बेचने वाले सक्रिय हैं, ये सब जानते हैं। नकली दवा कितना बड़ा खतरा है इसका भी सबको अंदाजा है। लेकिन सवाल यह है कि नकली दवा से बचा कैसे जाए? डॉक्टर के पर्चे से जो दवा हम अपने मरीज के लिए खरीद रहे हैं वो असली है या नकली, ये पता कैसे किया जाए? चलिए आपको कुछ तरीके बताते हैं जिससे आप काफी हद तक नकली दवा को पहचान सकते हैं। तो ध्यान से इन बातों को नोट कर लीजिए। जब भी आप दवा खरीदें तो पैकेट पर छपे QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। QR कोड से दवा की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। अगर दुकानदार किसी दवा पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे या कोई ऑफर दे तो तुरंत सावधान हो जाएं। अगर दवा की पैकेजिंग में कोई गड़बड़ी दिखी, पैकेजिंग पुरानी लगे, तो ऐसी दवा बिल्कुल मत खरीदिए। हमेशा कोशिश करिए कि अच्छी और रजिस्टर्ड दवा दुकानों से ही दवा खरीदें। और सबसे जरूरी बात यह कि दवा खरीदने के बाद दुकानदार से बिल जरूर लें, क्योंकि कोई भी दुकानदार आपको नकली दवा का बिल देने से डरेगा, क्योंकि दुकानदार को पक्के बिल पर दवा का बैच नंबर लिखना पड़ता है। डॉक्टर को समझ में आ सकता है कि यह दवा असली है या नकली है जब उसके सामने वायल आता है? तो बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता है। पूरी तरह से वायल को, डब्बे को एक सा बनाया जाता है। दोनों अगर आसपास रख दिया जाए तो बिल्कुल नहीं समझ में आता है। एट द सेम टाइम, अब पूछिएगा कैसे, कब से मैं ये कह रहा हूँ एक सोल्यूशन होना चाहिए कि कोई भी कंपनी दवा बनाती है या बाहर से इंपोर्ट होकर दवा आती है, ये हमारे मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल जो कवर करते हैं उनकी वेबसाइट पे ये सारा लॉट, उसका बैच नंबर अपलोड हो जाए। और बड़ा सिंपल है आज टेक्निक के ज़माने में कि आपके मोबाइल में QR कोड स्कैनर है। हॉस्पिटल, डॉक्टर, हर व्यक्ति QR कोड स्कैन करेगा, देख लेगा, 2 मिनट नहीं लगेगा पहचानने में नकली